नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आज के समय में बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग करने वाली जनसंख्या साइबर अपराध के खतरों से अनजान है। हमारे देश में लाखों लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है। दुनिया के कई सारे देशों में अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो डेटाबेस हैं उनके सेंटर पॉइंट मौजूद हैं, जिससे ये खतरा बना रहता है कि कहीं ये देश हमारे देश के लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग न कर ले। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश साइबर अपराध के मुद्दे पर भारत का युवा क्या सोच रखता है। हम उपस्थित हैं GD गोयनका यूनिवर्सिटी में। आइए शुरुआत करते हैं इस कैंपस से आज की न्यू इंडिया डिबेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी की तरफ से। और सबसे पहला सवाल मेरा कि हम ये देख रहे हैं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह मैं इलिटरेसी को मानती हूँ, क्योंकि जितने भी लोग इंडिया में इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि फेक न्यूज़ क्या होती है या ऐसे भी लिंक्स होते हैं या उनके साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है। एंड दैट्स वाई दे क्लिक ऑन दोज लिंक्स, दे बिकम द विक्टिम्स ऑफ साइबर फ्रॉड। सो आई रियली बिलीव दैट द बिगेस्ट रीज़न फॉर दिस इज़ इलिटरेसी। ठीक है, ओवर टाइम लोग अवेयर हो रहे हैं, बट कम्प्लीटली हम डिजिटल लिटरेसी के पीक पे नहीं है। इसीलिए काफ़ी बारी जाने अनजाने में लोग ऐप्स इंस्टॉल करते टाइम, कुछ एक्सटेंशंस लगाते टाइम ऐसी परमिशंस ग्रांट कर देते हैं इन ऐप्स और वेबसाइट्स को, जो इन द एंड इनके लिए हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस दे सकती है। इनके कॉन्सिक्वेंसेस से लोग अभी कम्प्लीटली अवेयर नहीं, और इसलिए काफ़ी बारी ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हैं। These peoples target high firms like banks, financially strong firms and companies because of due to a flow of a highly flow of a money. साइबर अपराध बढ़ने के कारण कानूनों का कमज़ोर होना है। कानून तभी सख्त होंगे जब हम उन्हीं को लोगों को पकड़ पाएंगे, साइबर अपराधियों को। साइबर अपराध काफ़ी लोगों के संगठित अपराध का रूप ले चुका है। हम देखते हैं कि कई सारे सर्वर्स उसके साथ होते हैं। I would like to say that lack of security assistance, that is when people set password. So most of them set it like 1 2 3 4 5 6 7, which has been reported in 2019 as well, that millions of account users are using this password always. क्या हमारे देश में कानून इतने सख्त हैं कि लोग साइबर अपराध करने से डरें? इसका सिंपल एक जवाब है नहीं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो लोगों को कानून पता ही नहीं है। लोग सबसे पहले आके ये बोलते हैं कि हमारे देश में कोई कानून है ही नहीं, ये तो रोज़ की बात है, होती रहेगी। जिन लोगों को कानून पता है वो उसका इस्तेमाल ढंग से करते नहीं हैं। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे एक कंपनी है डिज्नी, उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ होनी थी, पीछे उनके साथ एक साइबर रैंसमवेयर का एक इशू हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अपनी फ़िल्म के बदले मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करे थे, क्योंकि वो इलीगली वेबसाइट्स पे बाहर ना आ जाए। इससे चलते इन कंपनियों को ये भी नहीं पता कि हमारे कानून में एक CERT करके एक चीज़ मौजूद है। CERT माने सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बखूबी बना रखी है। अब इसका काम क्या है? इसका काम सीधा सीधा इतना है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा बड़ा अपराध हो रहा है तो आप उसको फटाफट बताएं कि ऐसा हो रहा है, और विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उस टीम को उस पर्टिकुलर अपराध का एक उसकी जड़ ढूंढनी है और उसको ख़त्म करना है। एक रिस्पेक्ट डिफरेंस होता है जो ऐसे एक सॉफ्टवेयर में हो गया या एक एथिकल हैकर में हो गया, एक नॉर्मल हैकर में हो गया, कि डिफरेंस में अगर वो कोई क्राइम नहीं भी करता है बट जिसके पास इन्फॉर्मेशन है हाउ टू डू इट, तो तब भी उसको एज ए क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है कि या तुम्हारे पे एक थ्रेट के काबिल हो, तुम्हारे पे ये है कि तुम एक पॉसिबल थ्रेट हो कि तुम हमारे को एक हार्म पहुंचा सकते हो, तो उस वजह से उसको ना एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसका वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स यही होंगे कि एज दे से कि लाइक द बेस्ट डिफेंस टू एवर एग्जिस्ट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंस। तो एज अ हम हैकर्स को क्रिमिनल्स की तरह, हम अपने एलाइज की तरह रखना शुरू कर दें कि लाइक हर एक कंपनी की तरफ अपने खुद के हैकर्स हों जो एक्चुअली में प्रोटेक्ट करने की सोचें, ना कि अटैक। सबसे पहले तो हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पे साइबर क्राइम किया जाता है, यानी कि साइबर स्पेस,
वो ही हमारे इंडियन एक्ट्स के अंदर आईटी एक्ट ले लीजिए या फिर आईपीसी ले लीजिए, कहीं पे भी साइबर स्पेस डिफाइंड ही नहीं है। जो चीज़ डिफाइंड नहीं है वहाँ पे क्राइम को आप कंट्रोल कैसे करेंगे। दूसरी चीज़, जो हमारे रेगुलेशंस हैं, हमारे क्राइम के अंदर एक कहा जाता है कि डेटरेंट थियोरी ऑफ पनिशमेंट। इसका मतलब होता है कि आप जितनी ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट लोगों को देंगे किसी भी क्राइम के लिए, दूसरी जनता सेम क्राइम को करने के लिए उतनी ही ज़्यादा डरेगी। लेकिन जहाँ पे एक इवन रिपीट ऑफेंडर के लिए, साइबर क्राइम के रिपीट ऑफेंडर का ही जब एक पनिशमेंट है 5,000 रुपये, तो मुझे नहीं लगता कि लोग 5,000 रुपये देने से डरते हैं जब वो साइबर क्राइम के थ्रू इतने लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आज हम देखें कि लाइक हैकर्स की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज दे आर सो ब्रिलियंट पीपल्स। लाइक अगर वो तुम्हारा लाइक इंस्टा हैक कर सकते हैं तो वो उसके हम एक पॉजिटिव वे से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उनमें आई थिंक गवर्नमेंट के कोई ऐसे स्कीम्स नहीं है जिनके लाइक यू नो उनको जॉब्स दी जाएं। बट अगर एथिकल हैकिंग की बात करें तो वो सिर्फ एक टेबल दे देंगे आपको और बैठ देंगे, एंड दैट्स नॉट अ हैकर वर्क, राइट? ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि हैकिंग और एथिकल हैकिंग, इसके अंतर को आप कैसे समझ सकते हैं? One of the very main reasons for cybercrime is hacking. लोग इतने स्मार्ट है कि उन्हें पता है कि पूरा सिस्टम कैसे क्रैक करना होता है, एंड दैट इज़ ऑल हैकर्स। वो अपना इतना सारा दिमाग लगाते हैं। तो बेसिकली डिजिटल लिटरेसी का मिसयूज़ किया जा रहा है इधर, ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन उन लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मिल रही है, वो उसका गलत यूज़ करके हैकिंग कर रहे हैं और लोगों के सिस्टम्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और रही बात एथिकल हैकिंग की, तो एथिकल हैकिंग आज के टाइम पे बहुत कंपनीज़ यूज़ करती हैं, एथिकल हैकर्स यूज़ करती हैं, ताकि उनके सिस्टम्स में जो भी वायरसेस आ रहे हैं वो क्रैक कर पाएँ और उनको एक बेटर स्ट्रॉन्ग सिस्टम प्रोवाइड करे जाए। तो एथिकल हैकिंग का स्कोप है, बट उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। एथिकल हैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि सरकार यूज़ करती है या फिर कोई कंपनी यूज़ करती है, कोई इंडिविजुअल एंटिटी यूज़ करती है अपने किसी डेटा को संभालने के लिए या हैकिंग से बचाने के लिए। बेसिकली जो हैकिंग है वो एक जनरल टर्म है जिसमें इलीगल और लीगल हैकिंग दोनों आ जाता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एथिकल हैकिंग, ये बेसिकली बात करता है विदाउट मलिशियस रीजंस। व्हेन द पीपल आर हैकिंग एंड एनी कंपनी और गवर्नमेंट इज यूजिंग फॉर नॉन मलिशियस रीजंस, देन इट बेसिकली एथिकल हैकिंग। देखते हैं कि जो सरकारी संस्थाओं की जो वेबसाइट्स हैं वो हैक हो जाती हैं। अभी कुछ महीनों पहले एम्स, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ की वेबसाइट भी, वहाँ का सर्वर हैक हो गया था। तो ये कितना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए? आजकल हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि अपना आधार कार्ड सारी सिस्टम्स को लिंक कीजिए, हमारे बैंक अकाउंट्स को लिंक कीजिए। अगर एम्स का सर्वर हैक हो सकता है तो हमारे आधार कार्ड का या पैन कार्ड का कोई एक भी अगर डेटा को हैक कर लिया जाए तो उससे ये पता किया जा सकता है कि हमारा बैंक अकाउंट कैसे है, हम कहाँ है, हमारी लिविंग कैसी है। तो इससे हमारा स्टैंडर्ड पता चलता है और इससे मैनिपुलेटिव होता है और ये मार्केटलाइजेशन की तरफ, बाजारीकरण की ओर पे लेके जाएगा और साथ ही साथ हमारे देश की छवि को भी दुनिया में ख़राब करेगा। 2 साल पहले सरकार, हमारे देश की सरकार पे एक इल्ज़ाम था कि एक इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी से एक स्पाईवेयर को एम्प्लॉय किया गया था, जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस, सरकार के क्रिटिकल जर्नलिस्ट, इनके फ़ोन्स में इंस्टॉल किया गया था इन्हें इन पे स्पाई करने के लिए। टेक्निकली इनके फ़ोन्स, इनके कंप्यूटर्स, इनके डेस्कटॉप, इनके लैपटॉप्स हैक किए गए थे। तो सर, एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग के बीच की यहाँ लाइन बहुत ब्लर हो चुकी है। क्या ये सब बोला गया था कि ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए है, बट इंडिविजुअल लिबर्टी यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी लोगों की सर? तो ये हमें इस लाइन को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है सर। मेरे हिसाब से हैकिंग तभी होती है जब कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, मतलब आप खुद अपने हाथों से उसको अपनी चीज़ें दे रहे हो जिससे वो हैक कर पाए। तो वी शुड बी मोर टूवर्ड्स द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज़। हमें नॉलेज देनी चाहिए कि हम सिक्योरिटी और प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करें, जो कि दी जाती है टर्म्स एंड कंडीशन में, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, विच इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट एंड गिव्स यू ऑल द नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन। अगर हम सही चीज़ सही ढंग से यूज़ करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। सर, जहाँ तक डाटा की बात है, तो डाटा आजकल सबसे ज़्यादा एक बहुत ही ख़तरनाक वेपन भी बनता जा रहा है लोगों के लिए। जो भी हैकर्स होते हैं, वो जहाँ से भी डाटा लेकर आते हैं, वो एक बहुत ही छोटे लेवल पे वो उन इंडिविजुअल्स को ब्लैकमेल कर सकते हैं दैट वी हैव योर डाटा एंड इफ़ यू डोंट डू व्हाट वी आर टेलिंग यू देन समथिंग बैड विल हैपन, और अदरवाइज दे यूज़ योर डाटा इन सम प्लेस एल्स, बिकमिंग you, impersonating you, and that's more dangerous for us.
ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये सारी एक डेटाबेस पे रन होती हैं, इनमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ये डेटाबेस बैक एंड में चल रहे होते हैं और इन डेटाबेसेस को रन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। अब इससे सबसे बड़ा जुड़ा एग्जाम्पल ये है कि अभी 1 या 1.5 साल पहले हमारे देश में ही डोमिनोज का सर्वर हैक हुआ था। उसमें लाखों लोगों के फ़ोन नंबर्स लीक हो गए थे और माना ये भी गया है सरकारी जांच के बाद कि ये सारे नंबर जो भी बाहर निकले थे ये सारे के सारे डार्क वेब पे बेचे गए हैं। अब कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि डार्क वेब क्या होता है। तो डार्क वेब बेसिकली वो एक हिस्सा है इंटरनेट का जो आम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, लेकिन ये बहुत बड़े खतरे को भी बता रहा है। तो उसकी तैयारी कैसे हो, हम अपने आप को उस स्तर पे कैसे तैयार करें कि जो हमारा डेटा है, जो हमारी सिक्योरिटी है, कम से कम वो हम इंश्योर कर सकें। अगर कोई हैकर कोई ऑफेंस करता भी है, कोई क्राइम करता भी है, लाइक कोई हेट क्राइम हो या फिर कोई ट्रांजैक्शन क्राइम्स हुए जिसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिया, उसकी जो क्या नाम है उसका जेल टाइम हुआ या फिर उसकी जो पनिशमेंट हुई, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे उन्हें खुला छोड़ देते हैं या फिर छोड़ देते हैं कि आप जो अपने फ्री विल पे आप वापस आ गए अपनी फ्रीडम पे। सो इट्स बेटर कि हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। अभी आप ऐसा करते हैं कुछ जगहों पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, लाइक बहुत ही लो वेजेस पे उनको रख लिया जाता है, तो ऑफकोर्स कोई भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। अब कोई नॉर्मल लो वेज पे किसी हैकर को हम रखा जाए और वो बोले कि लाइक नो आई हैव नो नीड ऑफ दिस, कि लाइक मैं एक सॉफ्टवेयर या एक एक्सपेंसिव या फिर किसी भी हाई लेवल की फाइनेंशियल फर्म को हैक करके लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ, सो व्हाई वुड आई प्रेफर योर लो इनकम जॉब। सो या तो हमें एज अ लाइक हम पूरी एक टीम इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि लाइक अगर आप बैकवर्ड इलाके पे जाते हैं जहाँ पे आईटी सेक्टर्स जो होते हैं स्टेट्स के, वहाँ पे आपको कोई भी हैकर लाइक बहुत ज़्यादा चीप में, इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं उनके कि बहुत चीप में ही वो आपके काम करते हैं। जैसे कि अभी अब बात कर रहे थे हम हैकिंग की, आपने भी एग्जांपल दिया था एम्स का, तो उसमें सबसे जो सेंसिटिव चीज़ होती है वो होती है लोगों की इन्फॉर्मेशन प्लस उनके आधार कार्ड। एंड विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड आपको पता है आप उनकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो और फिर उस इन्फॉर्मेशन से आप उनके साथ किसी भी टाइप का बोल सकते हैं एक्सटॉर्शन, फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कुछ दिन पहले, शायद 4 से 5 महीने पहले, किसी ने रेजर पे का कवर किया था जिसमें केवल रात के करीबन 2 से 3 बजे के बीच में रेजर पे की वेबसाइट को सिर्फ 45 सेकंड्स के लिए हैक किया गया था और वहाँ पर 21 करोड़ का फ्रॉड किया गया था। तो जब हम, जैसे कि अभी कुछ मेरे एक मित्र ने कहा था कि साइबर स्पेस डिफाइंड नहीं है। सर जब तक कोई, मान लीजिए एक छोटी सी चीज़ है, अगर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसका एम्बेड बढ़ रहा है, सेम चीज़ सोसाइटी के साथ भी है। सोसाइटी भी टाइम के साथ इवॉल्व हो रही है, उसका एम्बेड बढ़ रहा है, प्लस साइबर स्पेस में उसका जो एक्सेस है वो ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो होता है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आईटी एक्ट, अभी बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मेंशन किया था आईटी एक्ट के बारे में, लेकिन सर साइबर जो स्पेस है वो बहुत बढ़ चुका है, उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ही आना चाहिए जो सारी चीज़ों को कवर करे। अगर सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो लॉ भी इवॉल्व होना चाहिए। अनटिल अनलेस ये चीज़ सही नहीं हो सकती सर। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा गंभीरता से सोचा जाए, न सिर्फ सोचा जाए बल्कि जागरूकता के स्तर पर भी काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो यहाँ पर बात डिजिटल लिटरेसी की हो रही थी, क्या हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर क्या ऐसा होना चाहिए कि जो स्कूल लेवल से एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा होना चाहिए, जैसे कि हम बहुत छोटी उम्र में ही हम समझ पाएँ या समझा पाएँ हमारी पीढ़ी को भी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे होते हैं स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं, उनको पेरेंट्स एंड उनके एल्डर्स सब ये बोलते हैं कि डोंट यूज़ फ़ोन एंड ये चीज़ें यूज़ मत करो, वो चीज़ें यूज़ मत करो, जिसकी वजह से वो और करते हैं और फ्रॉड, ऐसे साइबर फ्रॉड का शिकार बनते हैं। इंस्टेड ऑफ देम वी शुड टीच देम कि ऐसे होता है, व्हाट इज़ द राइट वे टू डू दैट। एंड जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी, इसमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर जो फेक न्यूज़ के बारे में हम इतना ज़्यादा देखते हैं कि फैलती है, ये उसमें भी आता है कि हमें उन्हें वेरीफाई करना सिखाना चाहिए कि अगर कोई भी फॉरवर्ड आया है उसे वेरीफाई करे बिना यू डोंट फॉरवर्ड। सो ये सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि जैसे जो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है उसको हमें अकॉर्डिंगली थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए कि जो एज अप्रोप्रिएटनेस के हिसाब से उसको देना चाहिए। जैसे स्कूल चिल्ड्रन को थोड़ा रेगुलेट करके दो, उनको एक्सेस थोड़ा कम करो, पेरेंटल एक्सेस की अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। इंडिया में पेरेंटल एक्सेस की काफ़ी लैक ऑफ अवेयरनेस देखी है मैंने। बच्चों में एक जो हाइक देखा गया है टेक्नोलॉजी के प्रति और जो एक ट्रेंड देखा गया है, जो चेंज हुआ है, वो कोविड काल के बाद
बहुत ज़्यादा बढ़ा है, चूँकि कोविड काल में स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद थे और उस वजह से बच्चों को पढ़ाई के लिए सिर्फ एकमात्र साधन बच गया था जो कि फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप थे। उस वजह से भी बच्चों का जो एक झुकाव है टेक्नोलॉजी के प्रति वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और आजकल ये भी देखा गया है बहुत सारे जांच में और बहुत सारे सर्वेज में ये बाहर आई है बात कि जो हैकिंग है इसमें आजकल नए जनरेशन के बच्चे भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि लीगल एज ऑफ मतलब एडल्ट भी नहीं हुए हैं, 18 साल के ऊपर भी नहीं है, बट वो हैकिंग कर रहे हैं और डार्क वेब भी यूज़ कर रहे हैं। तो उनको इतना नॉलेज और इस लेवल का जो टेक्नोलॉजी यूसेज है वो कैसे आया, उसका एक मेन बेसिक मुद्दा ये है कि कोविड काल के बाद जो एक ट्रेंड देखा गया उसको रेगुलेट नहीं किया गया, सिर्फ बोल दिया गया कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है और उस पर कोई रेगुलेशन नहीं लगाया गया। इसी टाइम पे हमने ये भी देखा कोविड टाइम्स के दौरान और उसके बाद भी कि जो अकाउंट हैकिंग है या फिर जो अकाउंट से पैसे ऑनलाइन डिडक्ट कर लेने का या फिर फ्रॉड तरीके से उसमें चुरा लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसी दौरान बढ़ा है। तो आपको लगता है कि इस स्तर पर यदि हम डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देंगे या फिर पासवर्ड के इस्तेमाल करने के तरीक़ों को हम यदि समझा पाएँ हमारे सिटीजन्स को तो ये बेनिफिशियल होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है अभी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें द डोर्स आर ओपन फॉर दिस डिजिटल मीडिया लिटरेसी एंड मीडिया लिटरेसी। सो उसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, सिटीजन्स ऑफ स्टूडेंट्स के थ्रू और यूथ के थ्रू वी कैन अवेयर दी मासेस। साइबर क्राइम का एक फॉर्मेट है आपका फिशिंग का, एक फॉर्मेट है आपका फेक आईडीज़ का। फेसबुक पे फेक आईडीज़ आपने बना लिया और बना के यू आर आस्किंग मनी फॉर सम गुड कॉज और डोनेशन और सब के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। कई बार जो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड अभी लॉकडाउन के बाद से देखिए, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू लिंक्ड विद इंटरनेट, और इंटरनेट इंडिया में बिकेम पब्लिक इन 1995, तो ऑलमोस्ट 20 साल में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा था 35%, तो ऑन एन एवरेज 2% हर साल बढ़ रहा था। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन सिर्फ 2 साल में 2020 से लेकर 2022 तक टोटल इट बिकेम 49%, तो ऑलमोस्ट 15% इंक्रीज करके 2 साल में, मीन्स 7% in 1 year. So उसमें क्या है, वो जो people are sleeping on internet, they are eating on internet, they are drinking on internet. Responsibility गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमारा सोल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें अवेयर होना है कि we can be in that trap. हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई यूएस का बच्चा है तो उसको पता है, लाइक उससे आप पूछोगे कि इंटरनेट क्या है, वो आपको एक पूरा पैराग्राफ सुना देगा। बट अगर आप एक इंडियन को पूछोगे, किसी इंडियन के बच्चे को पूछोगे, तो वो बस यूट्यूब, इंस्टाग्राम। सो वो एक चीज़ पे वो एक बैरियर है। मेरे को ऐसा लगता है कि उस चीज़ को हमें कम करने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को शिक्षा तो दे सकते हैं कि इंटरनेट कैसे चलाए, लेकिन पहले खुद सीखना चाहिए कैसे चलाए। व्हाट्सएप पे जो ये लकी ड्रॉ वाले मैसेजेस होते हैं, अगर हम इसका सर्कुलेशन बंद कर दे तो हम खुद अपना डाटा किसी और को ना दे पाए, और ये सिक्योरिटी हमें खुद अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये गुड मॉर्निंग मैसेजेस, जो फर्स्ट सर्वर होता है उसके पास सारा डाटा जाता है, कितने मैसेजेस कहाँ कहाँ सर्कुलेट हुए। सो वी शुड स्टॉप दीज नॉनसेंस मैसेजेस एंड स्टॉप एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म विच इज़ यूज्ड ओनली फॉर मिनिमम यूज़। देश का जो डेटा होता है वो उसकी असेट होता है, और अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देशों से हम ये सीख सकते हैं कि डेटा सिक्योरिटी को वो लोग कितना ज़्यादा महत्व देते हैं। भारत जैसे देश में जब हम ये देखते हैं कि जो हमारी सेनाएं हैं वहाँ पर भी हम डेटा सिक्योरिटी ब्रीच के कई बार ऐसे मामले देखते हैं और सुनते हैं, ये कितना बड़ा खतरा हमारे देश के लिए है, और तकनीक का सही इस्तेमाल करके कैसे हम हमारे देश की सेना को या हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को, हमारे देश की डेटा सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Whenever we are like just adding our credentials or doing a payment via any internet platform, so what we need to do is that whether you are using Firefox, Google or anything, in that you will get, whenever you are doing a payment, you will get the option of saving that credential into that particular browser. So what you can do is that you have to very like cautious while doing that. You must not save. So if you are having a suspicion regarding that about that particular site, then you must not save that particular content in this particular website, because what can be done as we that there has been many fraudulent payments has been done in the history.
आई थिंक सोल्यूशन आर विद द हैकर्स। जैसे अगर कोई एम जैसी इतनी बड़ी चीज़ को हैक कर सकता है, तो अगर हम उसका पॉजिटिव यूज़, गवर्नमेंट उसे कोई जॉब दे के जिसने हैक किया है, अगर वो उसे रखें तो शायद ऐसी हैकिंग कभी ना हो। देखिए, आपकी सिक्योरिटी आपके खुद के हाथ में है। आप लोगों को सीखना पड़ेगा। सारी गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर भी आप ऐसे ही जाके रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। किसी भी दूसरे जो ऐप्स हैं, जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, वैसे तो इंडिया में गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं, पर फिर भी VPN यूज़ करके या दूसरी चीज़ें यूज़ करके वो आप इंडिया में कंट्री में चला रहे हैं। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि आप खुद की डेटा सिक्योरिटी को मतलब सिक्योर कर सकें। को एक यूके का एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ने यहाँ पे रोल प्ले किया था। 2014 द फेमस द रे डेविस केस। इसमें क्या होता सर कि बोल सकते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेटरी जो एजेंसीज होती हैं, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं, उनको एसएस दे दिया गया था। अब जब उनको एसएस दे दिया गया तो वहाँ पे एक पिटीशन फाइल की गई वहाँ के हाई कोर्ट में, एंड यहाँ पर एक जुडिशियल एक्टिविज्म समझ के निकल के आया। और जहाँ हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पर हाई कोर्ट या जुडिशरी ने सीधा ये बोला कि आप सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्ट है, नेसेसरी है, प्लस विच इज़ गुड फॉर द पब्लिक, आप उसमें एक्सेस कर सकते हो, ना कि सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ और एक और चीज़ होती है सर, अगर हम एज़ पर लॉ भी जाएँ तो एज़ पर आर्टिकल 7 ऑफ EU चार्टर, जो सब पे ही जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन पे एप्लीकेबल होता है, वो चीज़ क्लियरली बोलता है कि आप किसी की भी प्राइवेट डिटेल्स विदाउट कंसेंट नहीं जा सकते अनटिल अनलेस वो नेसेसरी नहीं है। तो जैसा कि मैम ने अभी एग्जांपल दिया US वाला, UK वाला, सो सब जब इतनी बड़ी एक बोल सकते हैं टेक्नो सेवी कंट्रीज इस टाइप की चीज़ें सफ़र कर रही हैं, सो इंडिया में वो चीज़ होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन वहीं से वहीं जहाँ पे एम्बेड इतना और एक्सेस बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी चाहिए। और यहाँ पर सर लास्ट पॉइंट, अलॉन्ग विद लेजिस्लेचर, यहाँ पर जुडिशियल का जो एक्टिविज्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। If we talk about our education system, from starting we are given a choice that you can take the computers, you can take the IT if you want as a scoring subject, not as scoring as a like additional subject, which is not actually like, if we are treating maths, physics like an equal subject, we should treat IT as an equal, because we are not treating it as an equal, which is like very different. एक ना बहुत इंग्लिश में कहावत रहती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे हिसाब से स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन शुड ऑल्सो स्टार्ट एट होम। तो हम जो बच्चे हैं, हम अपने बड़ों को बता सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल ऐसे करें, ये सही है, ये गलत है। और उसके बावजूद अगर चीज़ें गलत हो जाती हैं, उसका प्राइम एक बहुत बड़ा रीज़न है कि प्राइवेट कंपनीज रेगुलेटेड नहीं जा रही हैं अभी। उनको उस पर सरकार बहुत काम करती है, बार बार आके बोलती कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो होगा, बट समय लगेगा। हमें थोड़ा भरोसा देना पड़ेगा उनके ऊपर भी। RBI के हम बहुत सारे एड्स हम टीवी पर देखते हैं जो पासवर्ड और आपके पर्सनल डेटा सिक्योरिटी को लेकर के वो आपको बताते हैं। इन सब के बीच में आप ये समझिए कि कितना बड़ा माइंडसेट है। यदि हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में यदि हम सोचें तो वो आपके डेटा को ब्रीच करके आपके माइंड के साथ वो खेलते हैं। लाइक आपकी लाइकिंग्स क्या हैं, आपकी डिसलाइकिंग्स क्या हैं, आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंसिव कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से वो इंडिया को मार्केट के तौर पर देख करके, स्टडी करके फिर आपके सामने ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जिससे कि वो अपने सेल को बढ़ा सकें। तो आप समझिए कि गेम किस स्तर का खेला जा रहा है। तो क्या समझा जाए कि भारत जैसे देश में यदि हम जैसे हम जो एथिकल हैकिंग की बात कर रहे थे, क्या हम एथिकल हैकिंग के तौर पर इस सिस्टम को एक बेहतर रोज़गार का भी एक ज़रिया बना सकते हैं क्या? जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हैकिंग एक्सपर्ट्स हैं, क्या हम उनको जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं इसके ज़रिए भी? क्या भारत जैसे देश में ये एक विकल्प हो सकता है क्या? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें एथिकल हैकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। आप ही के पॉइंट को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जितने भी विकसित देश हैं वो भारत को एक बाज़ार के रूप में देखने लगे हैं, जिसे आजकल नव उदारीकरण के रूप में देखा जाता है। वो देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और इंडिया एक युवा देश है, तो इसकी ज़रूरतें हैं। तो इसलिए हैकिंग साइबर अपराध के जरिए वो ये देखते हैं कि लोगों की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, एक्सपेंडिचर कैपेसिटी कैसी है। इसलिए वो और इससे पता चलता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसे समय में अगर हम एथिकल हैकिंग को बढ़ावा देंगे तो हम उन तक भी पहुंच सकते हैं कि वो ऐसे हैकिंग क्यों करते हैं, और एथिकल हैकिंग को अगर हम बढ़ावा देंगे तो उनको काउंटर करने के लिए हमें आसान होगा।
एक हैकर जो इलीगल हैकिंग से करोड़ों कमा रहा है 1 मिनट में, उसको अगर हम एथिकल हैकिंग की जॉब देते हैं और सिर्फ 30,000 रुपये देते हैं करोड़ों के डेटा को सेव करने के लिए, सो दैट्स नॉट एक्चुअली राइट. ही और शी शुड बी ऑफर्ड इनफ मनी टू प्रोटेक्ट दैट एज मच एज इट कॉस्ट. एथिकल हैकिंग का जॉब देना चाहिए ताकि अगर इफ़ देयर बी एम्प्लॉयमेंट होगा कोई हैकिंग का, तो लाइक पीपल वुड लाइक टू परस्यू दैट कोर्स, एंड लाइक इफ़ समवन इज़ लाइक मोर लिटरेट अबाउट हैकिंग, तो दे कैन लाइक ग्रो मोर like in personal, and they can even educate people about like how to they can वो काम कर सकते हैं उसका. तो एथिकल हैकिंग का लाइक ज़्यादा जॉब, तो ज़्यादा लिटरेसी बढ़ेगा इंडिया इन कंपैरिजन. एंड या जॉब में लाइक शी सेड कि हाँ, इनफ मनी, देयर शुड बी लाइक एडिक्वेट सैलरी फॉर दैट पर्सन बिकॉज दे विल बी सेविंग लाइक करोर्स एंड लैक्स ऑफ डेटा. As businesses and the organization are more reliant on technology, so it can be a good way like to employ maybe ethical hackers so that they can provide more security to vulnerabilities which are there existing in different online platforms. So this can help like the organization itself and then the business person himself so that they can improve in their security areas and then they try to reduce the risks of being attacked by different attackers. Ethical hacking becomes like an proper job, then if it's a proper job, then there are like there won't be criminal charges and all, no. So even if people are like earning a lot of money from unethical hacking, still if it's a secure job, then people will pursue it as like with more like ethical aspects and to get their job, like all these job opportunities would be a like very good thing if employment is like and every business, they need this actually, they require it more than ever. And even Google, companies like Google, they hire like not actual employment, but they hired hackers so that they can determine their own security, that how secure Google are. चाहे हैकिंग एथिकल हो चाहे अनएथिकल हो, उसको रेगुलेट करने के लिए एक सशक्त कानून बनना चाहिए, जिसके लिए संसद को एक कमेटी बना के, जो प्रोसेस है एक कमेटी बना के कुछ एक्सपर्ट्स को रखना चाहिए ताकि चीज़ें ढंग से रेगुलेट हो. I think government and companies directors should know how to use them, how to use their skills. सर, सॉल्यूशंस की बात अगर हम कंक्लूजन में करा जाए तो उसके सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं कि एक, अवेयरनेस बढ़ाएं, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना रहें कि गवर्नमेंट जो करेगी हम उन मतलब गवर्नमेंट को ही पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है. सेल्फ अवेयरनेस एंड इसके बारे में साइबर फ्रॉड के बारे में पूरी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए. दुनिया की नज़र में भारत बहुत बड़ा बाजार है और साइबर फ्रॉड करने वाले इसका इस्तेमाल करके हमारे देश का लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान भी करते हैं. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी जागरूकता के स्तर को बढ़ाकर रखें. बहुत ज़रूरी है कि हम सभी जितना ज़्यादा हो सके डिजिटल लिटरेसी पर ध्यान दें और अपने साथ साथ अपने साथ वालों को भी जागरूक कर सकें. हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद डेटा सिक्योरिटी के प्रति आपकी जागरूकता का स्तर भी बड़ा होगा. इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यही विराम देते हैं. आप सभी दर्शक सनसेट टीवी के अलावा इस कार्यक्रम को सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं. हमें आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा. इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.